नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संजय राउत ने अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी 8 अगस्त को। 8 अगस्त वो तारीख जब ईडी की हिरासत खत्म हुई थी और संजय राउत को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी किए थे। संजय राउत ने इस चिट्ठी में जिक्र किया है कि कोर्ट के बाहर बेंच पर बैठ कर के मां, मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूं और ये चिट्ठी है 4 पेज की। और इस चिट्ठी में ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो घर की समस्याओं को लेकर के हो, माँ की भावनाओं को लेकर के हो, या एक बेटे की तरफ से माँ को कुछ ऐसी बातें कही गई हों कि जिनके लिए चिट्ठी लिखना कोई बहुत आवश्यक हो गया हो। ये 4 पेज की चिट्ठी आपके सामने है, जो उन्होंने नीचे अगर आप देखें तो हस्ताक्षरों के साथ 8 अगस्त भी लिखा हुआ है। 8 अगस्त 2022। और आज जब ये चिट्ठी सामने आई 13 अक्टूबर को, 12-13 अक्टूबर की शाम को ये चिट्ठी सामने आई। सवा 2 महीने बाद ये चिट्ठी मीडिया को क्यों जारी की गई और इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जो लिखा तो उन्होंने अपनी मां को है, लेकिन सारी बातें इसमें राजनीतिक हैं। इसमें केंद्र सरकार पर अटैक है, इसमें पर्दे के पीछे जो तथाकथित साजिशें हो रही हैं, महाराष्ट्र को बदनाम करने की या शिवसेना को खत्म करने की या संजय राउत को उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा करने या उनसे तोड़ने की, ये तमाम चीजें, ये सारी राजनीतिक चीजें हैं, राजनीतिक वक्तव्य है। वो तो एक चिट्ठी अपनी मां के नाम ना लिख करके संजय राउत वैसे भी जारी कर सकते थे, लेकिन शायद इसको एक अलग रूप देना चाहते थे, एक भावनात्मक रूप देना चाहते थे कि मां के नाम 4 पेज की चिट्ठी लिखी है। इस पेज में इन्होंने जो लिखा है वो और भी प्रश्न खड़े करता है और बहुत हास्यास्पद भी है। मैं आपको अगर ये चिट्ठी पढ़ कर के सुनाऊं और बीच-बीच में आपको उसका मतलब और जो मैं हास्यास्पद कह रहा हूं उसके बारे में बताऊं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में अपने आप को ये संजय राउत समझते क्या हैं। और जो पूरा घटनाक्रम चला है, ये जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए, इनके घर पर रेड की गई, इससे पहले लंबी पूछताछ हुई, एक पूरी प्रक्रिया है। किस तरीके से ईडी ने सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की पात्रा चौल घोटाले में, और फिर जब इनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया गया तो कोर्ट भी ईडी के जो दस्तावेज थे, जो आरोप थे, उनसे संतुष्ट थी और इसीलिए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा, यानी आर्थर रोड जेल भेजा, जहां ये अब सवा 2 महीने से रह रहे हैं। इन्होंने चिट्ठी में लिखा है, प्रिय मां, जय महाराष्ट्र। अभी अभी ईडी की रिमांड खत्म हुई, बाहर बैठकर पत्र लिख रहा हूं। ईडी के अधिकारी जब रेड के दौरान घर में घुसे तब तुम बाला साहब की तस्वीर के नीचे मजबूती से बैठी रही। मसाले, नमक और आटे समेत किचन के हर डब्बे की अधिकारियों ने तलाशी ली, तब भी तुम कुछ नहीं बोली और चुप रही। उस शाम को जब मुझे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब तुमने मुझे गले लगाया और जल्दी आना कहकर खिड़की से बाय बोली, ठीक उसी तरह जैसे मैं सामना के दफ्तर जा रहा हूं, मगर इस बार मैं जल्दी नहीं आ पाया। अब आप यहां से इसको जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखते हैं।
लिख रहे हैं ये एक बड़ी लड़ाई है। लड़ाई ऐसी ही होती है। सैनिक भी सीमा पर डटे हैं, कुछ तो वापस भी नहीं आते। महाराष्ट्र और देश की आत्मा को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? वीर शिवाजी दूसरों के घर में ही क्यों जन्म लें? शिवसेना को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मैं भी महाराष्ट्र और शिवसेना के दुश्मनों के आगे झुकूंगा नहीं, जल्दी ही वापस आऊंगा। चिट्ठी में और बहुत कुछ है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो ये अंश है चिट्ठी का, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये एक बड़ी लड़ाई है। लड़ाई ऐसी ही होती है। सैनिक भी सीमा पर डटे हैं। सैनिक सीमा पर डटे हैं, उनसे आप अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? आपको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आप पर पात्राचाल घोटाले का आरोप है, और ये पात्राचाल घोटाला क्या है, संजय राउत को पता नहीं है क्या? और इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है, क्या इनको जानकारी नहीं है? या महाराष्ट्र के लोगों को जानकारी नहीं है? उत्तर मुंबई गोरेगांव का जो सिद्धार्थ नगर है, वहां पर पात्रा चौल में 7 एकड़ में 672 घर बने हुए थे। 2008 में म्हाडा ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण का ठेका मिला। 672 फ्लैट किराएदारों और 3000 फ्लैट जो हैं वो म्हाडा के लिए बनाए जाने थे, और जो बाकी जमीन बचती उस पर बिल्डर अपना निर्माण कर सकता था। यह समझौता हुआ था म्हाडा के साथ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी का। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी की तरफ से प्रवीण राउत और जीएसीपीएल ने म्हाडा को गलत जानकारी दी और 901 करोड़ 89 लाख रुपए में 16 बिल्डरों को जमीन बेच दी, जबकि ऐसा समझौते में नहीं था। यानी उन्होंने फ्रॉड किया। और जो जीएसीपीएल है, इसने एक भी फ्लैट उन 672 किराएदारों को नहीं दिया जो वहां उस बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे, पात्रा चौल में रह रहे थे, और ना म्हाडा को बना करके कुछ दिया। और ईडी का यह दावा है जांच पड़ताल के बाद कि 112 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को एचडीआईएल कंपनी से मिले। इसमें से संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए की हिस्सेदारी मिली। 2010 में वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए आए। वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी। उन्होंने दादर में एक फ्लैट खरीदा, अलीबाग में जमीन के 10 प्लॉट खरीदे। लैंड डील में सारा पैसा जो है वो कैश में दिया गया, और इस पूरे घोटाले में संजय राउत को ईडी ने सक्रिय साजिशकर्ता बताया, और वे इसीलिए ईडी की गिरफ्त में हैं और इस समय आर्थर रोड जेल में हैं। यानी आपने भ्रष्टाचार किया। आपने गुरु आशीष, गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो प्रवीण राउत थे उनको इसमें इन्वॉल्व करवाया और सारा ये भ्रष्टाचार किया, अंजाम दिया। और पत्र में क्या लिख रहे हैं ये मां को? वीर शिवाजी का नाम लिख रहे हैं कि पड़ोस के घर में ही वीर शिवाजी क्यों जन्म ले, हमारे घर में क्यों ना ले। यानी अपनी तुलना
शिवाजी के साथ, छत्रपति शिवाजी के साथ करना? क्या छत्रपति शिवाजी ने इनकी तरह भ्रष्टाचार किया था, गड़बड़ियाँ की थी? जो गरीब गुरबा लोग थे, 672 परिवार जो वहाँ रह रहे थे पात्रा चौल में, ऐसे लोगों के साथ क्या छत्रपति शिवाजी ने कपट किया था? किस तरह की उपमाएँ दे रहे हैं, संज्ञाएँ दे रहे हैं और अपनी तुलना सीमा पर खड़े हुए सैनिकों के साथ कर रहे हैं। फिर लिखते हैं कि महाराष्ट्र और देश की आत्मा को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? इसमें महाराष्ट्र कहाँ से आ गया? महाराष्ट्र का कोई नेता, कोई राज्यसभा का सदस्य, किसी पार्टी का नेता, किसी अखबार का कार्यकारी संपादक, प्रवक्ता पार्टी का, अगर भ्रष्टाचार करेगा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, तो इसमें महाराष्ट्र की और देश की आत्मा का सवाल कहाँ से आ गया? सवाल तो ये उठता है। फिर ये आगे लिखते हैं, पूरे देश और महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, झूठे बयान दर्ज करवाए गए हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए कहा गया है। उद्धव ठाकरे मेरे जिगरी दोस्त और शिवसेना के सेनापति हैं। अगर ऐसे समय मैं उनका साथ छोड़ता तो बाला साहब को क्या मुंह दिखलाता? अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए कहा गया। ये अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है? किसने कहा कि आप उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दीजिए? और जरा याद करिए, जब ये सारे विद्रोही शिवसेना और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके गुवाहाटी चले गए थे, तब संजय राउत क्या कह रहे थे ऑन कैमरा? तब कह रहे थे कि हमें भी कहा गया था, हमारे सामने भी प्रस्ताव आया था कि आप भी गुवाहाटी चले जाइए। तब मैंने एक वीडियो बना करके सवाल खड़ा किया था कि ये तो राज्यसभा के सदस्य हैं, ना तो ये लोकसभा के सदस्य हैं, ना ये विधानसभा के सदस्य हैं। तो इनको कोई लालच क्यों देगा? इनको कोई अप्रोच क्यों करेगा कि आप इससे, मतलब इनके उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ने से उनकी जो एमवीए की सरकार थी उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला था? इनकी तो एक वोट भी नहीं थी महाराष्ट्र सरकार के लिए। लेकिन अनाप-शनाप कुछ भी कहना है। तब कहा था कि हमें अप्रोच किया गया, हमारे सामने भी प्रस्ताव था। किसने प्रस्ताव रखा? और अब ये क्यों कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए कहा गया? अप्रत्यक्ष तरीका क्या होता है? आगे सुनिए। आगे लिखते हैं ये इस चिट्ठी में, शिवसेना की सीख मुझे तुमसे ही मिली। बाला साहब के प्रति कभी बेईमानी नहीं करना। ये तूने ही मुझे सिखाया है। तो मैं फिर उद्धव के साथ कैसे गद्दारी कर देता? इनकम टैक्स और न जाने किस-किस के डर से शिवसेना विधायक, सांसद पार्टी छोड़ गए। मगर मैंने शिवसेना नहीं छोड़ने की ठान ली है। अब तो शिवसेना ही नहीं बची है। अब तो पार्टी का भी नाम चेंज हो गया, सिंबल भी चेंज हो गया, पार्टी भी टूट चुकी है। 55 में से 40 एमएलए चले गए, 18 में से 12 एमपी चले गए, बहुत सारे पूर्व पार्षद चले गए, बहुत सारे नेता जा रहे हैं। आगे लिखते हैं, रही बात जुल्म की, तो इस तरह का जुल्म तिलक और सावरकर पर भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया। मतलब कितने बड़े-बड़े स्वाधीनता सेनानियों और राष्ट्रवादियों का नाम लेकर के अपनी तुलना उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत, बहुत बेशर्मी के साथ। आगे लिखते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इसी तरह तकलीफ दी जा रही है। यानी अपने को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ भी। जैसे वो भी बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने कोई जैसे भ्रष्टाचार किया नहीं है, राजनीतिक कारणों से ही उनको परेशान किया जा रहा है। फिर लिखते हैं, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसी तकलीफ और जुल्म की
जुल्म से क्रांति पैदा होगी, नई स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाएगा। और अंत में इन्होंने लिखा कि जैसे तुम मेरी माँ हो, उसी तरह शिवसेना हम सबकी माँ है। मैं माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सका, इसलिए तुमसे दूर हूं। फिक्र मत करना, जल्दी ही लौटूंगा। तब तक उद्धव ठाकरे और सारे शिवसैनिक तेरे बच्चे हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। तुम्हारा संजय। ये चिट्ठी लिखी है संजय राउत ने अपनी मां को। और इस चिट्ठी में भी आप देखिए, बड़ी चालाकी के साथ सफाई देने की कोशिश हो रही है अपने भ्रष्टाचार पर, अपने कदाचार पर पर्दा डाल करके अपनी तुलना सरहद पर तैनात सैनिकों के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, महाराष्ट्र की आत्मा का नाम लेकर के तमाम तरह की जो भी ये गिरफ्तारी से पहले बातें करते थे, जय महाराष्ट्र का नारा देकर के, और एक टाइगर का एक चित्र सा लगा करके, उसी तरह की हरकत इनकी तरफ से ये 8 अगस्त को भी की गई। लोगों को भरमाने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक चिट्ठी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2.25 महीने बाद ऐसे समय ये चिट्ठी जारी क्यों की गई मीडिया को, जब अभी हाल में चुनाव आयोग ने शिवसेना को भी जब्त कर लिया है, नाम पार्टी का जब्त कर लिया, जो धनुष बाण था सिंबल उसको भी जब्त कर लिया, और लड़ रहे दोनों गुटों को, उद्धव ठाकरे गुट को भी और एकनाथ शिंदे गुट को भी, अलग पार्टियों के नाम दे दिए गए और अलग सिंबल दे दिए गए। हालांकि आज मैं एक बयान देख रहा था एकनाथ शिंदे का, उस पर एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी तो चूंकि 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट में विधानसभा का उपचुनाव है, इसलिए मजबूरी थी चुनाव आयोग की कि लंबी सुनवाई ना करके अभी जो फौरी उसको समझ में आया उसने कर दिया है। पर हमें विश्वास है कि धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, वो तो हमें ही मिलेगा, हमारा ही दावा बनता है। और वो दावा कैसे बनता है वो भी उन्होंने डिटेल जानकारी दी है। लेकिन संजय राउत का ये पत्र 2.25 महीने बाद जारी क्यों किया गया मीडिया को, ये अभी पहेली है, इसको जरा बूझना बाकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।